बच्चों, आज हम आपको कविता के बहाने पाठ की व्याख्या के बारे में आप आज बताएंगे। इस कविता में 3 पद्य खंड हैं और तीनों की मैं बात अलग अलग करूंगा। तो पहला पद्य खंड है, उसी को मैं व्याख्या के लिए लेने जा रहा हूं। मैं इस पद्य खंड को पहली और लास्ट के शब्द को मैं लिख दे रहा हूं। पहला है, कविता एक उड़ान है। कविता एक, लास्ट में है क्या जाने। मैं इस काव्यखंड की व्याख्या करने जा रहा हूं, जो इस कविता के बहाने पाठ का पहला काव्यखंड है। तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्य, मैं इस अलग अलग सारी चीज़ों पर बात करूंगा। तो सबसे पहले बात आती है प्रसंग संदर्भ की। तो प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से ली गई है और इसके रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर श्री कुंवर बहादुर जी हैं। ये तो संदर्भ की बात हुई। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कविता के महत्व के बारे में बात की है। एक चिड़िया के द्वारा, एक चिड़िया के प्रतीक के माध्यम से कवि ने कविता के महत्व को स्थापित किया है। अब आते हैं व्याख्या पे। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास ये पाठ्य पुस्तक है। आप सब लोग भी ये जो पाठ्य पुस्तक है वो व्याख्या के समय अपने सामने खोलकर रखें और उसकी एक एक लाइन को देखें। मैं एक एक लाइन को बोलूँगा और उसकी व्याख्या करूँगा। एक एक जो कठिन शब्द होंगे उन कठिन शब्दों का अर्थ भी बताता रहूँगा। जिनके पास ये पाठ्य पुस्तक नहीं है, ऑनलाइन जो मैंने पीडीएफ भेजा था उसको आप उस पीडीएफ फाइल को खोल लीजिए और इस लेसन को निकाल कर इन पंक्तियों को, इन काव्य पंक्तियों को अपने सामने रखें जो मैं व्याख्या बताने जा रहा हूँ। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि कविता क्या है। वो कहता है ये एक कल्पना की उड़ान है और उदाहरण के रूप में देता है, एक चिड़िया का उदाहरण देता है कि जिस प्रकार एक चिड़िया अपने पंखों के द्वारा आकाश में उड़ान भरती है, उसी प्रकार से एक कवि अपनी कल्पना के द्वारा एक लंबी उड़ान भरता है और कविता का सृजन करता है, काव्य का सृजन करता है। लेकिन बाद में प्रश्न करता है कवि, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब प्रश्न उठाता है कि कविता की उड़ान को व्यक्त करने के लिए तो उसने चिड़िया की उड़ान को उदाहरण के रूप में दिया है, लेकिन जो कविता की उड़ान होती है, अर्थात जो कविता की कल्पना का जो सीमा होता है, उस कविता की कल्पना की सीमा को चिड़िया कतई नहीं जान सकती। वो प्रश्न उठाता है, कविता की उड़ान अर्थात कविता की जो सृजन की जो असीम सीमा है, असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, एक असीम जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को, उस सीमा को कभी भी चिड़िया की उड़ान से तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो बाद में कहता है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया की उड़ान कहां तक ज्यादा से ज्यादा होती है? अंदर होती है, बाहर होती है, इस घर से उस घर तक होती है, आकाश से जमीन तक होती है। लेकिन क्या कविता की उड़ान
से इस चिड़िया की उड़ान की तुलना की जा सकती है। कवि कहता है कि जो कविता की उड़ान होती है वो सीमाहीन होती है। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका मतलब है कि जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती, कवि की कल्पना वहां पहुंच जाती है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो दृश्य हो, अदृश्य हो, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, दूर हो, पास हो, इस लोक का हो, उस लोक का हो, धरती का हो, आकाश का हो, पाताल का हो, जमीन का हो, जल का हो, कहीं का भी हो, हर जगह कवि की कल्पना की उड़ान। इवन कि कवि अपने से कई 100 सालों बाद के दृश्य को देखकर अपनी कल्पना के द्वारा उस समय को चित्रित कर देता है और बाद में पता चलता है कि फलाने कवि ने, फलाने साहित्यकार ने अपने आज के समय को चित्रित कर दिया है। मतलब कवि है 100 साल पहले और उसने 100 साल बाद की चीज को चित्रित कर दिया है। ये कल्पना है कवि की, और इसी कल्पना की बात करता है कि क्या इस कल्पना की उड़ान को चिड़िया के पंखों से तुलना की जा सकती है? क्या एक चिड़िया कवि की इस कल्पना की उड़ान से कोई मुकाबला कर सकती है? वो कहता है कतई नहीं। इसलिए कविता के पंख लगा उड़ने के माने का मतलब है अर्थ। कवि कहता है कविता के, जब कोई कवि अपनी कल्पना के पंख लगाकर किसी काव्य का सृजन करता है, किसी साहित्य का सृजन करता है, तो उसका क्या अर्थ होता है? क्या कोई चिड़िया इस चीज को समझ सकती है? लास्ट में कवि प्रश्न करता है, चिड़िया क्या जाने? कवि कर्म के इस प्रक्रिया को क्या कोई चिड़िया अपने उड़ान से तुलना कर सकती है? है तो उड़ान चिड़िया की पंखों के द्वारा, लेकिन कवि की कल्पना से उसकी कोई तुलना नहीं है। अर्थात एक कवि की कल्पना सीमाहीन, बाधाहीन और समय और काल से परे, राजनीति और अर्थ से परे, समाज और कहते हैं कि समाज और तरह तरह के बाधाओं से परे होती है। इसलिए कवि कहता है कि जो कविता की उड़ान होती है, जो कविता की सृजन की जो प्रक्रिया होती है, इस सृजन की प्रक्रिया को, कवि की इस उड़ान को कभी भी कोई चिड़िया की उड़ान से मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब यह बात आती है, ये तो हुई इस काव्य पंक्तियों की, इन काव्य खंड की व्याख्या। अब आते हैं इसके काव्य सौंदर्य पर। मैं हमेशा कहता हूं कि काव्य सौंदर्य के बिना व्याख्या अधूरा है। तो काव्य सौंदर्य इसका क्या है? पहला तो यही कि इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि चिड़िया के उड़ान के माध्यम से प्रतीक के रूप में एक कवि कर्म की महत्ता को, कविता लिखने की महत्ता को, कवि की कल्पना को स्थापित कर रहा है। अर्थात कविता के महत्व को समाज में स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है, पहला। दूसरा, यह कविता खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है, जो अत्यंत सरल है, सहज है और अभिव्यक्ति में बिल्कुल पूरी तरह समझ में आने वाली है, अनुभूतिजन्य है, अनुभूतिजन्य है ये। और तीसरा है कि कविता की यहाँ कवि ने मानवीकरण के द्वारा व्यक्त किया गया है। अर्थात यहाँ पे मानवीकरण अलंकार समाहित हुआ है, क्योंकि कविता को एक मानव के रूप में मानव के गुणों को आरोपित किया गया है, इसलिए इस कविता में मानवीकरण अलंकार है। और
लक्षणा शब्द शक्ति इन पंक्तियों में है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियां होती, तो लक्षणा के माध्यम से कवि ने इन पंक्तियों में विशिष्ट भावों को उकेरने का, उभारने का प्रयास किया है। इसके लास्ट में चिड़िया क्या जाने, कवि ने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो प्रश्नानुकूलता है, अर्थात प्रश्न के माध्यम से कवि की कल्पना को स्थापित कर रहा है। चिड़िया के पंखों की, चिड़िया की उड़ान के अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे प्रश्न अलंकार है। इस प्रकार से ये पहले पद्य खंड की व्याख्या है, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, मैंने इन चारों चीजों को अच्छे तरीके से रेखांकित किया है।